नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाई अजय सर चैनल में। दोस्तों, आज हम पांचवा प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। एसएससी जीडी का पांचवा प्रैक्टिस सेट है, तो इसकी मैथ देखेंगे कैसी मैथ आई है। 2024 के प्रैक्टिस सेट है ये सारे के सारे। तो आइए देखते हैं। ये आपका पेपर है, कब का है? 20/2/2024 का। 20/2/2024 का ये पेपर 20 फरवरी 2024 का है। इसका फर्स्ट मीटिंग का पेपर सॉल्व हो चुका है, चौथा वीडियो है वो। और ये सेकेंड मीटिंग का है, और थर्ड मीटिंग के भी वीडियो है, वो भी आएंगे आगे। तो आइए देखते हैं मैथ कैसी आई थी इस पे, और आप लोगों को मैथ कैसी आएगी। सेम ऐसे ही बनेगा पेपर, लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे बस। ठीक है, तो आप लोग इनको सॉल्व करिए और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें पेपर। देखिए, एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। तो अंकित करने का मतलब क्या हुआ? ये अंकित मूल्य कितना है? 50% अधिक करता है। तो पहले तो सीपी है क्रय मूल्य, और ये एमपी हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये क्या है? सीपी माना 100 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप 100 मानेंगे सीपी, क्योंकि 50% अधिक अंकित करता है तो 50% आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप 50% अधिक अंकित कराएंगे इस पे तो कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 150। ठीक है, 150 हो गया, 50% अधिक अंकित कर दिया, और 20% की छूट देता है। अब कहता है 20% की छूट देता है, तो किस पे छूट देगा? हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। आपको कल भी बताया हूं मैं कि अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। अब अंकित मूल्य पर छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 20% की छूट देगा तो 80, 80/100 हो जाएगा। आपको मैं कल भी बताया हूँ कि मार्क प्राइस, आपका ये मार्क प्राइस रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा। और जब भी इसमें छूट देगा, कुछ भी छूट देगा, तो 100 से छूट देगा, 100 माइनस डी परसेंट की छूट देगा, तो ये 100 से घटा देंगे और बटे 100 कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एसपी। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और यहीं से एक फार्मूला आपका मिलता है कि एसपी अगर हमें निकालना है तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी बराबर हो जाता है आपका सीपी। सीपी के टर्म में क्या होता है? सीपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये एसपी बराबर सीपी के टर्म में ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो हम एसपी बराबर कर दें, तो छूट से सीधा हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी भी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आइए अब इसको देखते हैं। 150 है, 150 है, 150 में 20% की छूट दिया, मार्क प्राइस 150 है, 20% की छूट दे दिया, कितना बच गया? 100 में से 20 गए, 80/100। तो ये क्या हमारा निकल रहा है? एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 0 करेंगे तो 15 × 120 हो जाएगा। 15 × 120 क्या आ गया हमारा? एसपी। एसपी हमारा 120 आ गया, और सीपी हमारा कितना है? 100 है। तो 100 में से कितना अधिक है एसपी? 20। अब परसेंट निकालेंगे तो बटे 100 ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सीपी रहता है। ये कितना फायदा हुआ? 20 का फायदा हुआ, और किस में हुआ? 100 में, क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से 100 कटा, कितना हो गया? 20%। या तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं ये 100 से कितना अधिक है? 20, क्योंकि 100 सीपी है और एसपी आपका कितना अधिक है? 20। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपको कितना परसेंट का फायदा हुआ? 20%। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर रहा, 20%। आपका ए आंसर करेक्ट है। आप ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, ये टैली कराएगा और दोनों को बराबर करके सवाल लगेंगे। अगला क्वेश्चन है 5। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितनी है? आइए देखते हैं 5 संख्याओं का औसत क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत। औसत कितना है 5 संख्याओं का? 32। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 32 है। ठीक है,
5 संख्याओं का औसत 32 हो गया। अब यदि यहाँ से हम ज्ञात करना चाहें कि 5 संख्याओं का कुल योग कितना है, कुल योग का मतलब क्या हुआ, जब भी हम 5 संख्याओं का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 5 बराबर कितना, तभी एवरेज निकलता है, 32 निकलेगा। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगी, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमें क्या प्राप्त होगा, 32 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0 हो गया, और 5 तिया 15 एक 16, कितना मिल गया 160। अब कहता है कि एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या हटा दी है तो कितना बच गया, 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, अब सेम ऐसे ही करेंगे फिर से, 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना मिल गया हमें, 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम कर लेंगे, सेम यही कंडीशन लागू होगी इसमें भी, तो कितना हो जाएगा, संख्याओं का, संख्याओं का योग, यहाँ से भी हो जाएगा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, 4 संख्याओं का योग बटे 4 संख्याओं की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 28 गुणे 4, ये कितने का निकला है, 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हो गया, 3 4 दूना 8, 8 3 11, कितना आ गया 112। अब क्या करेंगे, 5 संख्याओं से जो संख्या हटा दी गई है, ये तो इसमें 5वीं संख्या भी शामिल है और इसमें केवल 4 ही संख्या शामिल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि इस वाले से इसको घटा देंगे तो किसका निकल आएगा, 5 संख्याओं में से एक 4 संख्या घटाएंगे तो किसका निकलेगा, एक संख्या का, वो भी कौन सी संख्या होगी, जो हटाई गई है उसी संख्या का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 160, 160 माइनस 112 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ से कितना आया 4, 48, 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 48 है। आप अगर ऐसे लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगाइए, और इसको और भी शार्ट से लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल शार्ट करके लगाइए। आपको बता दूं मैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32। ठीक है, 5 नंबर का, 5 नंबर का एवरेज कितना है, आप ऐसे लिख लीजिए, एवरेज कितना है, 32 है। ठीक है, ठीक, 5 नंबर का एवरेज कितना हो गया, 32 हो गया। अब क्या दिया है, एक संख्या हटा दी जाती है तो कितने नंबर बच गए, 4 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो गया 28। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देखिए, जब भी हम एवरेज लगाते हैं तो एवरेज में एक चीज कॉमन हम ये लेते हैं, जैसे 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो हम ये मान लेते हैं कि पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 32, मतलब पहली का भी 32 है, दूसरी का भी 32 है, तीसरी का भी 32, चौथी का भी 32, पांचवी का भी 32। ठीक है, तो जो एक संख्या यहाँ से गई है, यहाँ थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो समझ में आएगा, यहाँ से जो संख्या एक गई है उसका मान कितना था, 32 था, दूसरी के भी 32, तीसरी का भी 32, ऐसे पांचों संख्याओं का कितना है, 32। तो यहाँ से एक संख्या का मान कितना हो गया, 32। ठीक है, और एक संख्या के जाने के बाद, एक संख्या के जाने के बाद कितना कम हो गई है, 4, कितना कम हुआ है, 4 कम हो गया है। जब ये 4 कम हो गया है, एक संख्या के जाने के बाद 4 कम हो रहा है, तो आप ये बताइए, ये जो 4 कम हुआ है, ये कौन सी संख्या ले गई है, पांचवी संख्या अपने साथ ले गई है। ये जो बाहर हुई है, यही संख्या अपने साथ ले गई है, वो भी कितनी संख्याओं से ले गई है, 4 4 कम, 4 संख्याओं से 4 4 कम ले गई है, तो कितना ले गई, टोटल 16 ले गई। अब इसका मान कितना है, स्वयं का 32 है, और ये चारों संख्याओं से 4 4 ले गई, तो टोटल कितना ले गई है, 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये सबसे सरलतम तरीका है, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप ऐसे लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब आप लोगों को यदि अभाज्य संख्याएं पता है तब तो आप इसको लगा लेंगे, और नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। अब आपको बता दूं लगाना कैसे है, आपको सबसे पहले लिखना है 32 अभाज्य संख्या है, 32 से
छोटी अभाज्य संख्याएं। 32 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? पहला तो 2 होती है, सबसे पहली संख्या 2 होती है भाज्य। एक इसलिए नहीं लिया जाता कि एक सभी में शामिल होता है, सभी के गुणनखंड में एक शामिल होगा, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, ठीक है। तो एक कॉमन है, और 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, और 23 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर 31 हो गया, ठीक है। इतनी संख्याएं आपकी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 संख्याएं आपकी अभाज्य हो गई। अब कह रहा है संख्याओं का औसत कितना होगा। अभी मैंने आपको बता रखा है कि संख्याओं की संख्या, सबसे पहले हम देखते हैं कुल संख्याओं का योग। अगर औसत निकालते हैं, औसत यदि हम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? औसत निकालने पे कुल संख्याओं का योग, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। क्या लिखते हैं? संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या होती है। अब कुल संख्याओं का योग हम लिखेंगे। योग करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कितना है। ये हो गया आपका कितना? 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, ठीक है। और 17 10 27, 27 1 28, ठीक, ये 28 हो गया। और 28 10, 10 अलग लीजिए, 3 अलग लीजिए, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 28 10 38 हो गया, और 38 3 आपका कितना हो गया? 41, ठीक है। यहाँ तक आपका 41 हो गया। अब इधर का देख लीजिए, 17 हो गया, ये 19 हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 20 30 36, ठीक है, ये आपका 36 बन गया, टोटल 36 हो गया। और इन तीनों का ले लीजिए, कितना हुआ आपका? 41 हो गया, प्लस 36 हो गया, प्लस ये आपका कितना हुआ? 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, और बचा कितना? 3 2 5 5 2 7 7 1 8, ठीक, ये हो गया। और कुल संख्याओं की संख्या कितनी निकली है? 11। अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 6 3 9 1 10 की 0 हो गया, ठीक है। और 4 3 7 7 1 8 8 8 16, 160 बटे 11। अब हम काटेंगे 11 से, कितने बार कट जाएगा? 11 एक कम 11 हो गया, 11 एक कम 11 हो गया, 50 हो गया, गिर चौक 44 हो गया, 60 हो गया, 11 पचे 55 हो गया, फिर 50 हो गया, गिर चौक 44 हो गया, ठीक है। तो आपका कुल कितना निकल के आया? दशमलव के 2 अंक तक ले जाते हैं हमेशा, तो कितना है? 14.54, 14.54 आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अगली अगला क्वेश्चन है 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य। अब यहाँ पे देखिए 3 नोटबुक, नोटबुक को एन से डिनोट करेंगे हम, फिर 6 पेन, 6 ये पेन हो गए, सभी का कितना मूल्य है? 3000 रुपये है। 3000 रुपये है, उतने ही पैसे से कह रहा 3 ही हजार में, 3000 मूल्य है इनका, तो 3000 में ही क्या कह रहा है? एक नोटबुक, एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। एक नोटबुक खरीद सकता है और साथ में 12 पेन खरीद सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, केवल 15 पेन खरीदना चाहता है, मतलब नोटबुक नहीं खरीदना चाहता है, 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अब आप यहाँ से थोड़ा सा कॉमन जो होता नहीं है, पहले गांव में आप सुने होंगे कि थोड़ा सा इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनको बोलते थे कट, कट की तरह पूछे जाते थे, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाता था। सेम वैसे ही आपको लगाना है यहाँ, थोड़ा सा माइंड घुमाइएगा आप। जैसे 3 पेन है और 3 नोटबुक है और 6 पेन है, ठीक है। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य कितना है? 3000 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 नोटबुक से कितना कर दिया? एक नोटबुक, लेकिन पेन कितना कर दिया? 12। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से कितना कम किया? नोटबुक, 2 नोटबुक कम कर दिया है।
और यहाँ से पिन कितना बढ़ा दिया आपके 6 हो गया। 2 नोटबुक कम कर दिया और 6 पेन बढ़ा दिया। मतलब 2 नोटबुक का बराबर करेंगे, 2 नोटबुक के बराबर किसका कर दिया, 6 पेन कर दिया। और कीमत क्योंकि सेम है, बराबर है, तो 2 नोटबुक कम कर दिया और 6 पेन बढ़ा दिया। तो हम देखेंगे एक नोटबुक में कितने पेन बढ़ेंगे, एक नोटबुक में कितने पेन बढ़ेंगे, एक रखेंगे बराबर, ये 2 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। एक नोटबुक में कितने पेन बढ़ जाएंगे, 3 पेन। ठीक है, एक नोटबुक में 3 पेन बढ़ जाएंगे। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा दिया हुआ है कितना, एक नोटबुक, एक नोटबुक में कितने पेन बढ़ा देंगे, 3 पेन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नोटबुक के स्थान पर लिख देंगे 3 पेन और प्लस 12 पेन बराबर कितना, 3000। टोटल कितने पेन हो गए, 15 पेन हो गए। 15 पेन कितने के आएंगे, 3000 के। ठीक है, तो मतलब 15 पेनों का मूल्य कितना हो गया, राजू कितना खरीदना चाह रहा है, 15 पेन खरीदना चाह रहा है, तो उसको कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, 3000। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3000 सिंपल आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करिए इसको, इसमें 3 का गुणा करिए, ये 3 पेन बन जाएगा और ये बात है 36 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व कराना है तो मैं सॉल्व करके ये दे रहा हूँ, इधर आराम से हो जाएगा। 3 नोट बुक हो गया प्लस 6 पेन हो गया बराबर कितना हो गया, 3000 हो गया। अब यहाँ पे एक पेन है, जैसे एक पेन है तो इसमें पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 नोटबुक हो गया प्लस बात यही 36 हो गया, 36 पेन बराबर 3 त्रिका 9000। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपका ऐसे हो गया, 9000 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 3 में से 3 कैंसिल हो गया। अब 36 पेन से 6 पेन गए, कितना हो गया, 30 पेन। 30 पेन बराबर कितना हो गया, 6000। 9000 से 3000 चले गए, कितना बचा, 6000। अब इसको हम काटेंगे, क्योंकि 15 पेन हमें चाहिए तो इसको हम 2 से काट देंगे, इसको 2 से, इसको 2 से, कितना आ गया, ये 15 पेनों का मूल्य कितना बच गया, ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया। ठीक है, तो ये 15 बना और ये कितना बन गया, 3000। तो बराबर कितना बन गया 15 पेनों का मूल्य, 3000। तो यहाँ से भी आपका ऐसे 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो वो अप्लाई करिए, आप चाहे तो ये अप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी दोनों की समान संख्या मिले, मतलब दोनों मिले समान संख्या में मिले, इस तरीके से हमें बांटना है। जब भी ये समान संख्या में बटाएगा, कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और समान संख्या में बांटने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लिखकर उन दोनों संख्याओं का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, HCF। इन दोनों संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात कर लेंगे। अब HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्याएं कटेंगी किससे। इन संख्याओं को काटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपके पास ये जो संख्याएं दी हुई है, आप इन संख्याओं से काटिए, आसानी से कट जाएगा। आप इन संख्याओं से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1003 और 2703। आप 17 से काटिए पहले, और ये जब भी कटेगी तो एक ही संख्या से कटेगी और दूसरी से नहीं कटेगी। 17 से आप काटेंगे तो कैसे, कितने बार जाएगा, 17 पचे 85 हो गया। ठीक है, 85 हो गया, कितना बच गया, 153। 15 बच गया तो कितना हो गया, 153 हो गया। जब 153 हो गया तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 17 नहीं, हम 153, 59 हो गया। अब यहाँ भी 17 से हम डिवाइड करेंगे, एक तो डिवाइड हो गया, दूसरे को करेंगे। अब 17 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 17 एकम 17 हो गया, 10 बच गया है, तो 10 और 0 कितना हो गया, 100 बना लिया। तो 17 पचे 85 और फिर कितना हो गया, 153, 17 नहीं है 153। अब ये आपकी क्या है, आपकी ये आपका मिल गया 59 और यहाँ पे क्या मिल गया, 159। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि इन दोनों को
एक साथ डिवाइड कर सके। तो आपका मान के क्या मिल गया यहाँ से 17, एचसीएफ क्या मिल गया आपका 17 मिल गया, एचसीएफ बराबर क्या मिला 17। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है, जिस संख्या डिवाइड होगा बहुत आसानी से हो जाएगा। या तो एक तरीका और है, जैसे 3 दिया हुआ है तो आप सीधा देखिए 3 से कट जाएगा। ठीक है, 9 दिया है, सभी से लगभग लगभग ये कट रहा है, लास्ट का 3 है सभी से कट रहा है, लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़िए आप 963, केवल 7 बार में 3 आता है, तो या तो 9 से कट जाएगा या तो 7 से कट जाएगा, लगभग कटेगा दोनों से। ठीक है, तो इतना आपको पता चल जाएगा। अब 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, लंबाई कितनी है 384 मीटर। अब 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये लंबाई हो गई, और कितने सेकंड में पार करती है 12 सेकंड में पार करती है। तो ये क्या मिलेगा, कुल दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है चाल, ये हमें क्या मिलेगी चाल मिल जाएगी। तो इसको हम काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 12 × 36 हो गया, 12 × 24, कितने मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड इसकी चाल मिल गई। अब कह रहा है विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी। अब जैसे इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कुछ है, और विपरीत दिशा से आ रही सेम लंबाई की, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है। ठीक है, इसकी 384 लंबाई है और इसकी भी 384 लंबाई है। तो समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अब 12 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को पार करती है, ये 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो आप ये बताइए, जब एक पोल खड़ा है, जब भी कोई खंभा खड़ा रहेगा, किसी खंभे को कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जितनी लंबी ये ट्रेन होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। तो दूरी का मतलब क्या हुआ, जैसे 384 मीटर लंबी है ये ट्रेन, तो इस खंभे को पार करने में जितना भी समय लगेगा वो समय हो जाएगा, और जितनी दूरी होगी तो दूरी हमें ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, 384 बटे 12 मिल गया हमें। ठीक है, अब ये बताइए कि 12 सेकंड में यदि इस पोल को पार करती है तब इसकी चाल कितनी है 32 मीटर पर सेकंड। अब ये एक दूसरे को 12 सेकंड में ही पार करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 12 सेकंड में ही एक दूसरे को पार करती हैं और 12 सेकंड में ये पोल को पार करती है, 12 सेकंड में पोल को पार करने पर 32 मीटर पर सेकंड है, और जब एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करेंगी तो दूसरी वाली की चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड सेकंड क्या हो जाएगी दूसरी वाली की चाल, उसकी भी हो जाएगी 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब बराबर समय ले रही हैं दोनों, पोल को पार करने में उतना समय लगता है जितना समय एक दूसरे को पार करने में लेती हैं, तो दोनों की चाल क्या होगी समान हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों की लंबाई ले लीजिए, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 284, 2 × 384 हो गई, दोनों की लंबाई हो गई। अब लंबाई जुड़ती है, और जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं ट्रेनें, तो क्या होती है दोनों की चाल जुड़ जाती है विपरीत दिशाओं में, तो चाल जोड़ दीजिए 32 32 कितना हो गया 64, या फिर हम कह सकते हैं 2 × 32। ठीक है, ये कट गया, आप वेरीफाई कर लीजिए, सीधा सीधा आ गया 12 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो हम सीधा चलें या तो हम उल्टा चलें, दोनों का मान एक ही आना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप एक टेक्निक जान लीजिए, आप इस मेथड से सॉल्व किया करिए, सबसे बढ़िया आएगा। अगर आप ये लगाते हो कि 6 पेनों का क्रय मूल्य 6 रुपया है, 5 पेनों का विक्रय मूल्य 5 रुपया है, तो ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करिए 6 पेन है, 6 पेन का क्या है क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 6 सीपी होगा बराबर, अब कहता है 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, 5 पेन हो गया, अब विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, एसपी के बराबर है, तो सीपी बराबर क्या हो गया, सीपी बराबर ये हो गया, और एसपी बराबर ये हो गया। तो सीपी का मान कितना आ गया 5 आ गया, और एसपी का मान क्या आ गया 6। अब सीधा सीधा हम एक दूसरे को बराबर कर लेंगे, या तो यहाँ से हम देख लें कि एसपी बराबर एसपी बटे सीपी,
बराबर क्या हो गया 6/5, इधर गुणे में इधर भाग में इधर भाग में, तो ये यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से ये 5 हो गया, ये मिल गया आपको। अब क्या कहा जा रहा है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताइए 5 में खरीदता है और 6 में बेचता है, 5 में खरीदेगा 6 में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ हो जाएगा, कितने पे, जब भी लाभ होगा तो लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 5 है, 5 रख देंगे गुणे 100, तो यही प्रतिशत हमारा निकल आएगा लाभ प्रतिशत, तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, कितना आ गया 20%, यही आपका करेक्ट आंसर है, क्या होगा लाभ, हमें क्या हो रहा है लाभ, 5 में खरीदता है 6 में बेचता है तो लाभ हो रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन बेलन बनता कैसे है, बेलन आपका ये है, ठीक है, ये आपका बेलन होता है, ये ठीक, तो ये आपका बेलन है। तो बेलन का, यहाँ पे बेलन का, बेलन, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, जहां जहां ये सवाल आते जाएंगे, हमें सारे के सारे पेपर सॉल्व करने हैं, जहां जहां ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको फार्मूला बताता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा, और आपको अगर मुझे लगेगा कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी में पूछे जा रहे हैं, तो मैं एक इसका चार्ट ही बना के आपको दे दूंगा, लिखा दूंगा यहाँ पे सारे के सारे फार्मूले एक साथ। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h होता है, और ये आयतन हो गया। एक इसी में होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आयतन है, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर 2πr स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर 2πr कॉमन ले लेंगे तो r+h, ठीक है, ऐसे करके हम इसको जोड़ देंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा, गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, तो क्या रखेंगे 70 रख देंगे, गुणे ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रख देंगे। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, तो 4 हो गया, 4/7 कितना हो जाएगा 88 गुणे 70, बराबर कितना आ गया 7 0 9 0 हो गया, 7 8 56 की 6 हो गया, 5 7 8 56, 56 5 61, कितना आ गया 6160 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है 6875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत कितना है 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे वही बात आ गई, जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि विक्रय मूल्य कितना है आपका एसपी, आप देख लीजिए एसपी आपका दिया हुआ है, तो आप सीपी निकालना है, सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो कल भी मैं इस फार्मूले को बताया था आपसे कि सीपी, यदि हमारा एसपी दिया हुआ है सीपी निकालना है तो हम क्या करते हैं एसपी लिखते हैं, फिर गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपान 100, ठीक है, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीपी, यदि हमें सीपी निकालना है और हमारा एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 6875, अब कह क्या रहा है लाभ प्रतिशत, कितना लाभ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है,
मिस्टेक हो रही है, यहाँ से ये नहीं होता है, ये आपका होता है 100 बटे होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जब भी हम सीपी निकालेंगे तो ये बटे में आएगा, और जब भी हम एसपी निकालेंगे तो ये इसके साथ आएगा। अभी आपको बताया भी हूँ मैं, पीछे कहीं लिखा होगा, देखिए आपका ये बताया गया है एसपी है तो सीपी, सीपी है आपका, यहाँ भी देखिए थोड़ा सा गलत हुआ था, ये आपका एसपी यदि दिया हुआ है, एसपी यदि निकालना है तो सीपी हो जाएगा और 100 हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा बटे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि आपका सीपी दिया हुआ है एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होगा, यहाँ से ये फार्मूला हो जाएगा, और सेम फार्मूला ये भी है। यदि हमें सीपी याद करना हो, यदि हमें सीपी याद करना हो तो एसपी क्या होगा, एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहीं पे हम रख लेंगे, कितना रखेंगे, 100 है ऊपर तो 100 रख देंगे, और बटे है 25% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा 125। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे, 25 चौक 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो गया, अब ये 18 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 37 हो गया, 5 सते 35 हो गया, 5 पचे 25। तो सीपी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 की 0 हो गया, 2 आया, 7 चौक 28, 2 30 की 0, 3 आया, 4 तिया 12, 3 15 हो गया, 1 आया, 4 एकम 4 1 5। कितना आ गया सीपी, क्रय मूल्य आपका आ गया 55 रुपए। 55 रुपए आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन फार्मूलों को जरूर आप याद रखिएगा। एक फार्मूला आपका यहाँ पर है, ये जो आपको बताया गया है, ये है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है ये। अब यहीं से यदि आप सीपी एएसपी तो निकल आया, अब यहीं से आप अगर सीपी निकालना चाहते हैं, अर्थात क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एएसपी गुणे, ठीक है, एएसपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब एएसपी हो जाएगा, अब ये 100 बटे में है तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 100, और इसके सभी के बटे क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो ये फार्मूला बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, या तो आपको ना समझ आए तो आप ऐसे समझ लिया करिए कि ईएसपी है, ईएसपी हमारा सदैव बड़ा होता है, हमें क्या फिगर चाहिए, छोटा चाहिए, ईएसपी हमें बड़ा बड़ा होता है तो बड़ा हमें चाहिए, तो ऊपर हम जोड़ घटा देंगे तो हमें बड़ा फिगर मिल जाएगा, और नीचे से हम भाग करेंगे तो क्या होगा, छोटा फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करिए आप, ये हो गया आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 10वां क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करा रहा है तो ये कितना है, धन ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। माना कोई धनराशि पी है तो ये ब्याज कितना हो गया, 2/5 हो गया, 2/5 किसका हो गया, पी का 2/5 ब्याज हो गया, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर। दर कितना है, दर ज्ञात करना है, और समय 5 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। ठीक है, तो अब यहाँ से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बराबर हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 100/5 तो पहले से ही है, और एक 5 ये हो जाएगा, ये हो गया 25 हो गया, 25 चौके 100, और 4 दूना 8, कितना हो गया दर, 8%। 8% आपकी दर हो गई, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग है तो मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, कितने का गुणा करेंगे तो एक कम एक हो जाएगा। अब दशमलव कितने के बाद लगेगा, एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो एक अंक तो ये हो गया, एक अंक ये, एक 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 गुणे 0.01। अब इसको हम एक एक कम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम दशमलव गिनेंगे कैसे, सदैव ऐसे गिनते हैं, 1.12। ठीक है,
फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब कितने अंक के बाद लगना चाहिए? 4 अंक के बाद। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिख के 4 अंक बना के फिर दशमलव लगा के पहले 0 लगा देंगे। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कितने अंक के बाद हो गया है, यहाँ पे कितने अंक, 2 अंक के बाद है, और यहाँ 0.1 2 2 हो गए, 2 और बच रहे हैं, ये इतना। ठीक है, मतलब 3 0 और 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0101। ठीक है, कितना आ गया, 0.0101। आपका ये नंबर करेक्ट आंसर है। दशमलव लगाने में आप गलती करेंगे तो सीधा सीधा आप इनमें से कोई भी लगा देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप लोग दशमलव आसानी से गिनेंगे, आसानी से लगाइए। यदि x का 45% कह रहा है, x का 45% y के 15% के बराबर है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सीपी और एसपी की तरफ फिर क्वेश्चन आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं, x का, x है तो x संख्या का गुणे है 45%। ठीक है, अब क्या रहा है, प्रतिशत करिए या ना करिए, क्योंकि इधर वाला बटे 100 उधर वाला बटे 100 कट जाएगा। अब कहता है y के 15%, y के 15% के क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x बटे y बराबर 15/45, 15/45 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों x बराबर 15 हो गया, y बराबर 45 हो गया, या तो काट भी दें, कट भी रहा है, 15 एकम 15, 15 3 45। तो x अनुपाते y कितना आ गया, x अनुपाते y 1:3। और पूछ क्या रहा है, x अनुपाते y का मान पूछ रहा है, तो 1:3। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्द साजी कितने दिन में करते हैं, 22 दिनों में करते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 72 जिल्द साज। ठीक है, जिल्द साज जो होते हैं वो क्या है, आदमी है, मैन हो गए, कितने मैन हो गए, 72 जिल्द साज हो गए। अब कहते हैं 720 पुस्तकों को कितने दिन 720 पुस्तकों की जिल्द बंदी 22 दिनों में करते हैं। डे कितना लेते हैं, m1 हो गया और d1 हो गया। d1 दिन कितना लेते हैं, ये 22 दिन लेते हैं। अब w1 w1 कितना कर रहे हैं, आप लोगों को यही समझना है कि 720 पुस्तकों की जिल्द बंदी करते हैं। 720 पुस्तकों की यदि आप जिल्द बंदी करते हैं तो ये क्या होता है, वर्क होगा। 720 पुस्तकें जो भी बनाते हैं वो तो काम ही करते हैं, तो 720 क्या हो गया, ये W1 720 हो गया। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब यहाँ से हम देखेंगे M2, M2 हमें क्या मिल रहा है, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्द बंदी करने में कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। तो जिल्द साज हमें पता है नहीं, तो 32, ये M2 क्या हुआ, हमें ज्ञात करना है, M2 को हमें ज्ञात करना है। और D2 हमें कितना मिल गया, D2 मिल गया हमें 12 दिन, D2 12 दिन मिल गया। और W2 हमें कितना मिल गया, W2 मिल गया हमें 660 दिन, क्योंकि 660 पुस्तकों में जिल्दबंदी करना है अभी, तो वो वर्क है। ये हो गया। अब इसका फार्मूला एक ये होता है कि M1 क्या लगाते हैं हम, M1 D1 और T1 दिया है तो T1, H1 दिया है तो H1, और बाकी वर्क को हम उल्टा कर देते हैं। जैसे M1 D1 कर दिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, W1, इसके बटे हम 1 वाले के W करते हैं, और फिर M2 D2 बटे W2 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, W2 को यहाँ गुणा कर देंगे, W1 को यहाँ गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, M1 D1 इंटू W2 बराबर M2 D2 इंटू W1। ठीक, ये हमारा फार्मूला बन गया। हम चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, इतना भी बना सकते हैं। अब हम सीधा सीधा इसमें रख देंगे M1 D1, M1 72 दिया हुआ है, 72, और D1 22 दिया हुआ है, और W2 कितना दिया हुआ है, 660, ये रख दिए। अब बराबर बराबर करेंगे, M2 कितना है, ज्ञात करना है हमें M2 ऐसे ही रखेंगे। D2 कितना है, 12 दिन हो गया,
और W1 कितना है 720, 720 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से, यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा, अभी 12 रखे रहते हैं, जीरो से जीरो काट देंगे हम, जीरो जीरो। अब 72 यहाँ है, 72 यहाँ है, तो 72 से हम 72 काट देंगे, सीधा सीधा कट गया। अब यहाँ से 12 दिया हुआ है तो 12 को हम कैसे काटें, 6 से इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, और 6 दूना 12, 2 कट गया। अब 2 से आप इसको काट दीजिए, 22 को, 11 2 11 22 हो गया। तो कितना बचा, m2 बराबर 11 गुणे 11। तो m2 बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ, m2 बराबर 11 गुणे 11। आप जानते हैं कि 11 गुणे 11 अर्थात 11 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 121। ये क्या हो जाएगा 121। तो m2 हमें कितना प्राप्त हुआ, मैन पावर हमें कितनी प्राप्त हो गई 121। 121 आदमी और चाहिए हमें, जिससे कि ये 12 दिन में 660 काम समाप्त हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, जितने क्वेश्चन लगाता जा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए बराबर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। फिर वही चीज कह रहा है, अंकित मूल्य सीपी, सीपी कह दिया और अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य हो गया और अंकित मूल्य हो गया। अब कहता है क्रय मूल्य कितना है, 100 मान लेते हैं, 60% अधिक है। क्या अधिक है, अंकित मूल्य अधिक है, तो अंकित मूल्य 60% हम अधिक कर देंगे। अब कहता है यदि उस पर 20% की छूट दी जाती है। अब इस पर 20% की छूट दी जाती है तो क्या होगा, यहाँ से 160 पे यदि 20% की छूट दे देगा तो बचा कितना 80 बटे 100। तो ये हमारा क्या निकल आया, एसपी निकलेगा। क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। पीछे फार्मूला बताया गया, आप जाके देख लीजिएगा। तो जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 16 अट्ठे कितना होगा, कितना होता है 16 अट्ठे 128 होता है। ठीक है, 16 अट्ठे 128 हो गया। अब आप देखिए एसपी हमारा, जो एसपी है, एसपी सीपी से कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर हम इसको 100 माने हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये कितना अधिक है, 28% हमारा अधिक है, अर्थात 28% हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 28% हमें लाभ हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के 20%, अब कहता है 20%, किसी संख्या का 20%, 20% मतलब बटे 100, फिर 25%, अब 25% लगा दीजिए, 20% 25% कितना है 250 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 250 के, ये बराबर है 250 के। इधर कोई संख्या क्या ली गई है, कोई भी संख्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब कहता है 250 के बराबर है। ठीक है, तो इसका हम मान निकाल लें, एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो गया। अब बटे 100 है, बटे 100 है तो इधर आएगा तो गुणे में 100 हो जाएगा, गुणे में 100 हो गया। अब बटे क्या हो गया, 20 हो गया, और यहाँ से 25 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे हम। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 25 से 25 कट गया, ये आपका 10 बच गया। अब 2 बच गया, 2 पंचे 10, कितना हो गया आपका 5 जीरो जीरो और जीरो, 5000। एक्स बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया, 5000। अब क्या कहता है, उस संख्या का 35% कितना होगा। अब इस संख्या का 5000 आपका प्राप्त हो गया, तो इसका 35% निकालना है। 35% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गए, बचा 50, गुणा कर लेंगे, जीरो आ गया, फिर 5 बचे 25 की 5 आ गया, 2 5 तिया 15, 2 17, कितना आ गया 1750 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1750 बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा लीजिए, जैसे 250 है, क्या कहता है, प्रतिशत का 25% 250 के बराबर है, 250 के बराबर है, 250 लिख लिए। अब हमें पता है उधर कोई संख्या रही होगी जिसमें गुणा हुआ होगा 20% का, तो 20% का उधर गुणा हुआ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटे 20 हो जाएगा। अब 25% है उधर, तो उधर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 बटे 25 हो जाएगा, ये हो गया।
अब कहते हैं 35% कितना है, ये तो संख्या हमें मिल गई। अब इसी का 35% हमें कितना होगा, 35% इसका निकाल लेंगे। सीधा एक लाइन में हम रख के सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कट गया और ये हम काटेंगे कितना, 25 से 25, यहाँ पे कितना बचा, 10 आ गया और 0 से 0 काट दिए, 2 से ही काटेंगे 50। तो क्या मिल गया हमें, 50 गुणे 35, यही संख्या हमें मिल गई। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 175 जीरो अर्थात 1750, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 12 महीने का मतलब हुआ एक साल, एक साल का मतलब क्या हुआ, जब ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित की जाएगी। जब भी हमारा आर कितना है, आर हमारा है 80% है, आर हमारा 80% है, लेकिन क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित की जाएगी। ये 80% जो है ये हमारा वार्षिक है। अब अर्धवार्षिक हम निकालेंगे तो आर हमारा कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक में 6 महीने में हो जाएगा, इसके बटे हम कर देंगे सीधा सीधा। 6 महीने का मतलब क्या हुआ, एक साल में कितनी बार इसको ब्याज मिलेगी, 2 बार। अर्धवार्षिक का मतलब एक अर्धवार्षिक मिलेगी 6 महीने में और दूसरी मिलेगी फिर 6 महीने में, तो एक साल में कितनी बार, 2 बार मिलेगी। तो 2 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रेट में भाग कर देंगे, कितना आया, 40%। ठीक है, तो 40% हमारी रेट हो गई है, अर्धवार्षिक रेट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, 900, ये 9,000 है, 9,000 हमारा निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई जब भी हम निकालते हैं सीआई, तो क्या करते हैं, 9,000 रखते हैं, पहले मूलधन रखते हैं, फिर 1 प्लस आर, आर का मतलब 40% है, 40 बटे 100 रखेंगे, फिर इतने के पूरे के होल स्क्वायर, क्योंकि साल में 2 बार मिलेगी, और -1 करते हैं। ठीक है, या तो -1 करते हैं या तो मूलधन यहाँ रखते हैं, तो मूलधन फिर इधर माइनस कर लेते हैं, तो बराबर क्या हो गया, ये 9,000 हो गया। फिर इसको हम चालू करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 10 14 कितना हो गया, 14 का वर्ग बटे 100, 10 का वर्ग -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9,000 गुणे 14 14 में कितना हो जाता है, 196, 14 का वर्ग 196 ब्रैकेट में माइनस, अब 10 धामा 100 हो जाएगा, 100 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -100, ठीक, बटे 100 हो गया। अब 0 0 हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, ये हो गया, बराबर क्या बच गया हमारा, 90 गुणे कितना बच गया यहाँ से, 96। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना बच गया, 96 बच गया। अब आप गुणा कर सकते हैं, 0 आ गया और 9 छक 54 की 4 आ गया, कितना आया, 5, 9 9 में 81 हो गया, 81 5 86 हो गया, कितना टोटल बन गया आपका, 86 रुपए, ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो एक और तरीका है, आप लगा सकते हैं इसको, 9,000 है, 9,000, अब ये यहाँ से देखिए कितना हो गया, 40% हो गया। अगर हम इसको और भी तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 4/10, 4/10 कह सकते हैं, बटे 100 करके हम तोड़ दें तो 4/10 भी हो जाएगा। तो इसका हम क्या निकाल लें, 4/10 निकाल लें। जब 4/10 निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 336, ठीक है, 3,600 आ गया। फिर इसका फिर से 4% निकाल लें हम, 4/10 हम फिर से निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 4/10 इसका फिर से निकालेंगे तो 0 0 हो गया, 0 1 0 आया, 4 छंग 24 की 4 आ गया, 2 4 3 12 2 14। ठीक है, अब ये 2 साल का जब भी हम निकालते हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक हो गया मतलब 2 बार ब्याज मिली, तो हम 2 साल का मान लेंगे। जब भी 2 साल की हम सीआई निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2:1 में हम डिवाइड कर लेते हैं, अर्थात 2:1 से हम गुणा कर लेते हैं। जब 2:1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 दून 72, कितना आ गया, 7200 प्लस, ये अनुपात जो लगाते हैं उस पर प्लस कर देते हैं, और 1440 से कम 1440, ये हो गया, बराबर कितना सीआई आ गया हमारा, सीआई सीआई आ गया हमारा, कितना आ गया, 0 आ गया, 0 40 आ गया, 6 आ गया 8, कितना आ गया, 8,640। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं या तो आप ऐसे लगा लीजिए, दोनों तरीके से आ जाएगा।
अब दोस्तों आपसे यही कहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए। अगर आपको और भी अच्छे-अच्छे वीडियो चाहिए और अच्छे-अच्छे फार्मूले चाहिए, जो चैप्टर आपको पढ़ना है आप कमेंट्स करिए, मैं उस चैप्टर से आपको स्टार्ट कर दूँगा। आपकी पूरी मैथ समाप्त कर दूँगा। आप केवल एसएससी जीडी की मैथ ऐसे ही खेलते चले जाएँगे। इसमें कुछ भी नहीं है। आपको समझाने में मुझे समय लग रहा है, नहीं आप लोगों को आ जाएगी। अगर आप समझ में आ जाएगी तो आप इससे कई गुना तेज़ लगाएँगे, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा। ठीक है। अब पी क्यू आर के बीच 8400 रुपए को, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर, ठीक, क्रमशः कितने कितने में बांटा गया है, इतने इतने अनुपात में 2/3 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। अब आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो नीचे से जो भी यहाँ नीचे रहेगा बटे में रहेगा उसको हम समाप्त कर लेंगे। समाप्त करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे में ऊपर ऊपर हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि नीचे 3 है, 3 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से 3 ये 3 ये 3 कट गया, ये 3 ये 3 कट गया, इसमें नीचे कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। तो क्या प्राप्त हुआ, 2 अनुपाते 9 अनुपाते 1 बराबर कितना हो गया, 9 2 11 1 12। कितना मिला हमें, 12। टोटल तीनों का हमें कितना मिल गया, 12। अब कह रहा है 8400 रुपए है, 8400 रुपए है, 8400 रुपए है। 8400 रुपए को बांटना किसमें है, 12 में बांटना है। 8400 रुपए को 12 में बांटना है। अब कह क्या रहा है, आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा ज्ञात करा रहा है, तो आर का हिस्सा यहाँ से कितना मिला, 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ज्ञात, एक का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जितना आएगा पूरे का योग का क्या होगा, पूरे के योग से हम भाग दे देंगे जितने रुपए को बटाएगा, और जिसका भी हिस्सा मांगेगा उस हिस्से का हम गुणा कर देंगे। यदि पी का हिस्सा मांगता तो हम 2 का गुणा कर देते, क्यू का हिस्सा मांगता तो 9 का गुणा कर देते, और बाकी प्रक्रिया यही रहती। तो 12 सते 84, मतलब कितना हो गया, 700 बराबर कितना आया, 700। यही आपका आंसर हो जाएगा, 700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, 50% की वृद्धि की जाती है गोले की त्रिज्या में, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, अगर आयत का पूछ ले या फिर वर्ग का पूछ ले, जैसे कि आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है गोले का, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब पाई आर क्यूब, आप इसको मूंद लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। ये जो है ये आपका क्या है, आपका ये है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये आपका चर पद है, इसका मान तो निकालना नहीं है आपको, केवल मान निकालना है आर क्यूब का। ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यूब का केवल आपका मान निकालना है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि गोले का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा जब आर क्यूब का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। जब भी ये एक के ऊपर दूसरा निर्भर रहे, जैसे कि आप आयतन निकालेंगे तो आयतन में आयतन है ही है ये, जब भी आप इसका किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहीं कहीं ये आएगा आपके क्षेत्रफल में, पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई आर स्क्वायर जैसे वृत्त का हो गया, तो ये क्षेत्रफल होगा, इसको भी हम हटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया, आपको ये बताऊंगा मैं, जब एक ही चीज दी हुई हो, एक ही संख्या दी हुई हो और क्यूब तक निकालना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है, 3r प्लस फिर 3r² बटे 100 प्लस 3r क्यूब बटे, सॉरी, फिर यहाँ पे r क्यूब बटे क्या करते हैं हम, 100 का वर्ग। ठीक है। ये हम करते हैं, ये ऐसे करते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इससे हम निकालते हैं 3r। r का मतलब क्या हुआ आपका, 50% की जो वृद्धि है, तो 3r का मतलब 5 तिया 15, कितना हो गया, 150 हो गया, 150। अब 3 हो गया, अब 50 है, 50 50 हम कितना होता है, ये आपका होता है 2500। 5 पचे 25 हो गया, जीरो जीरो नम जीरो, 2 बार जीरो आ गया। अब बटे 100 कर लेंगे, फिर प्लस,
फिर 50 के यदि हम 3 बार करेंगे गुणा, 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आ गया। अब 5 पचे 25, पंचे 125, 125 आ गया। अब बटे कितना है, 100 का यदि हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 जीरो, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, एक जीरो बच गया, तो एक जीरो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये जीरो कट गया तो कितना आ गया, 150 प्राप्त हुआ, 25 दिया 75 प्राप्त हो गया, प्लस एक दशमलव यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.50। टोटल हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ से, ये देख लेते हैं कितना प्राप्त हुआ। 5 2 7 हो गया, 7 7 हो गया, 0.5, ठीक है। और 7 1 8 हो गया, 8 5 13 की 3 हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया, 237, 237.5, 237.5%। तो ये जो निकलेगा ये परसेंट में ही आपका निकलेगा, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे लगाइए, या तो आप ऐसे करिए, पहले 2 का निकालिए, 50 प्लस 50, फिर प्लस 50 गुणे 50 बटे 100 करके निकालिए, फिर जो भी आएगा मान, फिर उन दोनों का निकालिए 50 का, और जो मान आएगा उसका 50 प्लस 50 जो भी आएगा, 50 प्लस जो आएगा उसको, फिर प्लस 50 गुणे वो वाली संख्या बटे 100, ऐसे निकालेंगे 3 बार में। और इस फार्मूले से आप निकाल देंगे, अगर एक ही संख्या दी हुई है तो आपको ये सीधा आ जाएगा। और यदि दो संख्याओं का निकालना रहेगा आपको, इसी में अगर 50 दिया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2r करते हैं प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आर स्क्वायर बटे 100, इस हिसाब से हम निकालते हैं इसका मान, ठीक है। 2 अगर दिया है, 2 का मतलब क्या, क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, जैसे पूछा है तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 720 है, और उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 4 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त होता है, वर्तक नहीं होता है। वर्त कितना है, तो आप ये बताइए, जब भी ये क्वेश्चन लगाया जाता है ये दो तरीके से, इसको मैं, अब आपका एलसीएम और एचसीएफ चालू होगा मेरे चैप्टर में, चैप्टर वाइज चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ उसमें लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक शुरू करने वाला हूँ मैं। फैक्टर आपका समाप्त हो चुका है, आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन लगवा के मैं सीधा एलसीएम और एचसीएफ चालू करूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, सभी में आता है। ये क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लघुत्तम इंटू महत्तम, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, आप इसमें रख सकते हैं, रख दीजिए, सीधा आ जाएगा। गुणनफल कितना है, 720, जब 720 दिया हुआ तो 720 हम इधर रख लें, बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम वैसे ही रखें, और एचसीएफ हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 रख लें, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, एलसीएम का मान ज्ञात करेंगे, 4 गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 720 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, जीरो, एलसीएम हमारा कितना प्राप्त हो गया, 180, एलसीएम हमारा आ गया 180, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा, एक सोफे को 16 दिनों में बना सकता है स्वप्निल। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे हम देखें स्वप्निल, ये यस हो गया, स्वप्निल मतलब यस, 16 दिन में बना सकता है इसको, 16 डेज, 16 दिन में ये एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए। अब यहाँ पर रेवती भी आ गई, रेवती और स्वप्निल अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर काम करते हुए वह काम को 128, क्या कहता है, 128 बटे 17 दिनों में पूरा करते हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 128 बटे 17 दिन में पूरा करते हैं, और स्वप्निल अकेले 16 दिन में एक काम को कर सकता है, एक सोफा बना सकता है, दिनों में पूरा करते हैं, कर सकते हैं, या पूरा करते हैं, ठीक है। यदि रेवती अकेले काम करती है
तो काम पूरा करने में रेवती को कितना दिन लगेगा। अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि अकेले इस काम को रेवती कितने दिनों में पूरा करेगी। तो इसके लिए हमें रेवती की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि ये इतना हो गया 16 दिन में, और दोनों मिलकर करते हैं तो 128/17 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि कई सारे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं यूपीपी के, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ जरूरत महसूस होगी, आप लोग बताइएगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 16 दिन में करता है ये स्वप्निल, और रेवती और स्वप्निल कितने में, 128/17 दिन में। तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी भिन्न में हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, अंश का एलसीएम होता है और हर का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अंश का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेने पे 16 अट्ठे 128, 128 हो गया एलसीएम। और इसी के बटे क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब यहाँ 17 है, यहाँ 1 है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 लें या ना लें कोई दिक्कत नहीं। 16 अट्ठे 128, मतलब अगर स्वप्निल 16 दिन में समाप्त करता है, और टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम कितना है, इतने यूनिट वर्क है, इतने यूनिट वर्क है। 128 टोटल हमारा 128 काम हो गया। तो 128 काम को 16 दिन में 16 दिन में कर सकता है। तो ये बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट काम। ये कितना दिन में कितना करेगा, 8 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना करेगा, 8 यूनिट करेगा। और ये 128/17 दिन में पूरा काम करते हैं। तो ये बताइए एक दिन में कितना यूनिट करेंगे। तो 128 का भाग दे देंगे यहाँ पे। 128 का, जब भी 128 है यहाँ पे, 128 में 128/17 का भाग देंगे, तो ये बटे का बटे है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 128 से 128 कट गया तो कितना बचा, 17। तो कितना बच गया, ये 17। ये एक दिन में कितना, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 17 यूनिट। 17 यूनिट काम करेंगे एक दिन में दोनों मिलकर। तो आप ये बताइए एक दिन में ये 8 यूनिट काम करता है स्वप्निल, और दोनों मिलकर 17 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। तो रेवती एक दिन में कितना काम करेगी, हम क्या करेंगे, स्वप्निल के स्थान पे हम रख देंगे 8 यूनिट, और रेवती वैसे ही रहेगी, रेवती प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 17। तो 8 इधर आ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा ये 9। ठीक है, तो 9 यूनिट कितना काम करती है रेवती, 9 यूनिट पर डे। रेवती अकेले 9 यूनिट काम करती है एक दिन में, 9 यूनिट काम करती है। तो रेवती की ये कार्य क्षमता निकल आई कि 9 यूनिट काम एक दिन में करती है। और टोटल काम कितना है, 128 काम है आपका। अब कहता है पूरे काम को करने में रेवती कितने दिन का समय लेगी, पूरा काम क्या कह रहा है, पूरा करने में, किसी काम को पूरा करने में, पूरा काम करने में कितना समय लेगी। और पूरा काम कितना है, 128 है। तो 128 काम हम रेवती से करा देंगे। 128 काम रेवती से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 यूनिट के हिसाब से करती है एक दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगी, 128/9 दिन। इतने दिन में क्या करेगी रेवती, काम को पूरा करेगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कौन सा है, 128/9 दिन, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व होते हैं। आपको एक चीज और बतानी थी मुझे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, आपको अभी बता भी रहा था, मैं थोड़ा सा बताया भी था यहाँ पे। ये ठीक है, ये जैसे आपका फार्मूला है, ये मैं आपको बताया भी हूँ कि यहाँ से मार्क प्राइस और एसपी, एसपी और एसपी दोनों को बराबर करके हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी बता दूं मैं आपको। जैसे ये हो गया आपका एमपी, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे हम क्या करते हैं, 100 माइनस डी, छूट देते हैं। और जब भी ये छूट देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ से एसपी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से एसपी हमारा प्राप्त होता है। अब ये बताइए कि एसपी बराबर एक, एक और फार्मूला हमें पता है कि एसपी, यदि हमें एसपी ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इस पे सीपी लगाते हैं, सीपी गुणे अब 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस बटे 100, ये करते हैं हम। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, एसपी बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं, एसपी बराबर, तो एसपी यहाँ एसपी यहाँ, दोनों क्या हो गया, एसपी एसपी हम बराबर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एमपी अर्थात मार्क प्राइस 100 माइनस डी, परसेंट की छूट होती है ये।
ठीक है, बटे 100 प्राप्त हुआ। फिर बराबर क्या प्राप्त हुआ, CP, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ठीक है, अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 100 से 100 हम कैंसिल कर देंगे, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। और हम क्या कह दें यहाँ से कि MP अर्थात मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बटे में हो जाएगा, बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बटे क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये इससे भी कई सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके आगे चल के, ये कई सारे क्वेश्चन इससे लगेंगे जब आपका दे देगा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और उसका क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य कुछ दे देगा, क्रय मूल्य भी कुछ दे देगा, और आपको कह देगा उस वस्तु को खरीदने में या बेचने में ये कह देगा बेचने में 25% का लाभ होता है, तो आप उस पर डिस्काउंट बताइए कितना डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो डिस्काउंट आप यहाँ से निकालेंगे, और यदि डिस्काउंट दे दिया प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये CP के साथ बनता है तो CP और MP का फार्मूला है। और यदि डिस्काउंट भी दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, MP दे दिया, मार्क प्राइस दे दिया, CP ज्ञात कराता है तो यहाँ से निकल आएगा। ये फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए आज के, और आपको फार्मूला तो बता ही चुका हूँ, ये वाला ये तो आपको बता ही चुका हूँ। CP है तो CP बराबर क्या हो गया, SP 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और ये आपका हो ही गया है SP बराबर। ठीक है, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा, फार्मूले एक जगह लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं। और दोस्तों लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो आपको देखने में अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और दोस्तों लाइक करिए, जितना हो सके आप कमेंट्स करिए, जो आपको पढ़ना है, आप SSC की तैयारी, SSC GD की तैयारी आप कर रहे हो, मुझे तो केवल पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा दूंगा, सारा का सारा मैटर पढ़ा दूंगा, आप कहोगे तो सब कुछ पढ़ा दूंगा, जो आपके SSC GD में आएगा पूरा का पूरा मैं रख दूंगा, और प्रैक्टिस सेट भी साथ में कराता जाऊंगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, जो जिसमें दिक्कत हो आपको, मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों शेयर करिए मेरे वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करिए, आपके यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हो उनको फायदा मिले, और कमेंट्स करिए, और लास्ट में सबसे ज्यादा लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।